दोस्तों ड्रीम फॉक्स का आईपीओ आया हुआ है और आप में से जो लोग ये जानना चाहते हैं प्रॉपर कंपनी के बारे में, नहीं कि ये किधर खुलेगा, पर ओवरऑल इंडस्ट्री के बारे में कि ये जो इंडस्ट्री को बिलोंग करता है ये इंडस्ट्री आने वाले समय में कैसी चलेगी, अगर इंडस्ट्री का ग्रोथ होना है तो कौन सी कंपनियां हैं जो मुझे मल्टी ईयर रैली और मल्टी बैगर कंपनी उभर के बन सकती है। तो दोस्तों ये कोई ओवरनाइट किधर खुले किधर ना खुले उसकी बातें नहीं आज के वीडियो में। हमारी यहाँ पे बातें हैं इंडस्ट्री के बारे में कि इस इंडस्ट्री में अगर ग्रोथ होना है तो कौन सी कंपनियां ओवरऑल ग्रोथ का फायदा उठा सकती है। चलिए दोस्तों, तो इसके लिए पहले हम ड्रीमफॉल कंपनी के बारे में जानेंगे कि आईपीओ क्या है, फिर हम इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे और फिर टॉप कंपनी के बारे में जानेंगे। ऑलराइट, तो दोस्तों ड्रीम फॉक्स का एक नया आईपीओ आया हुआ है 24 से 26 अगस्त में, ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसका अलॉटमेंट आपको 1 सितंबर को होगा, नहीं लगे तो रिफंड 2 सितंबर को हो जाएगा। आपके डीमेट में शेयर 5 सितंबर को क्रेडिट होंगे और 6 सितंबर को इसका लिस्टिंग हो जाएगा। तो ये है पूरा टाइमलाइन कंपनी का। लेकिन अब हम जानते हैं ड्रीम फॉक्स क्या है। दोस्तों जैसे जोमेटो कंपनी है जो खुद रेस्टोरेंट नहीं है पर फूड सर्विस प्रोवाइड करती है, आईआरसीटीसी खुद रेलवे नहीं है पर रेलवे टिकटिंग की सर्विस प्रोवाइड करती है, उसी प्रकार से ड्रीम फॉक्स खुद एयरपोर्ट लॉन्च सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। ये एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है। कॉर्पोरेट के जो क्लाइंट्स होते हैं जैसे इंडिगो एयरलाइन हुई, गो एयरलाइन हुई, जो कस्टमर होते हैं उनको एयरपोर्ट लॉन्च या वगैरह वगैरह कई एयरपोर्ट रिलेटेड सर्विस होती है वो लेने में मदद करती है अपने प्लेटफॉर्म के द्वारा। दोस्तों इनका एक एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है जहां पे ये इंटीग्रेट करते हैं कार्ड नेटवर्क को, कार्ड इशुअर्स को, दूसरे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को। क्यों इंटीग्रेट करते हैं? ताकि उन्हें अलग अलग एयरपोर्ट लॉन्च ऑपरेटर के साथ मिला सके। दोस्तों ये कस्टमर्स को अलग अलग प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करते हैं जैसे लॉन्जिस एयरपोर्ट में, फूड एंड बेवरेजेस, स्पा, मीट एंड असिस्ट, एयरपोर्ट ट्रांसफर, ट्रांजिट होटल, नैप रूम एक्सेस, बैगेज ट्रांसफर वगैरह वगैरह। राइट, तो पहले से जान लो ये खुद लॉन्च प्रोवाइडर नहीं है। एक गलतफहमी बहुत से लोगों के लिए है, इसलिए मैं क्लियर कह रहा हूं ये एक एग्रीगेटर है जो कस्टमर को लॉन्च की सर्विस लेने में मदद करेगा। राइट, तो आईपीओ क्या है दोस्तों? ऑफर फॉर सेल है, यानी जो पैसा रेज होगा आईपीओ से वो कंपनी के पास नहीं जाने वाला। 1.7 करोड़ शेयर प्रमोटर्स के आपको मिलने वाले, जिससे 562 करोड़ जो रेज होगा वो प्रमोटर्स के पास जाएगा, फंडिंग कंपनी के पास नहीं आएगी। तो सेलिंग शेयर होल्डर कौन है दोस्तों? मुकेश यादव जी, दिनेश नागपाल एंड लिबर्टा पीटर कलर, ये 3 लोग अपने अपने शेयर्स बेचने वाले हैं। सो दिस इज एन ऑफर फॉर सेल। कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ईगल्स आई व्यू में देख लेते हैं। सबसे पहले शेयर कैपिटल 10 करोड़ का है, एक छोटा शेयर कैपिटल की कंपनी है। नेटवर्थ कंपनी का 82 करोड़ का है, यानी रिटेन्ड अर्निंग या फंड रेज से जो कैपिटल आज इनका बना हुआ है डेट इज 82 करोड़। धंधा जो करती है कंपनी 283 करोड़ का टर्नओवर ये लोग करते हैं, जिसमें से प्रॉफिट 16 करोड़ का है। अब यहाँ पे दोस्तों लास्ट ईयर में लॉस दिख रहा है। लास्ट ईयर तो आपको वैसे भी कोई कंपनी मिलेगी नहीं जिन्होंने प्रॉफिट किया होगा जो एयरलाइन रिलेटेड सर्विस दे रही है। राइट, क्योंकि पिछले साल आपके ज्यादातर एयरपोर्ट बंद थे ड्यू टू कोविड। अर्निंग पर शेयर, अगर मैं कंपनी का शेयर लेता हूं तो मुझे एक शेयर पे 3 रुपीज 11 पैसा मिलता है। अब इसे जरा आप भाव से नापो कि मैं कितना पैसा दे रहा हूं, तो मुझे 3 रुपया मिल रहा है। आपको पता चलेगा 100 रुपए के पी पे ये शेयर हमको मिल रहा है। एनएवी कंपनी का 15.73 रुपीज है, यानी टोटल नेटवर्थ करीबन 16 रुपए का है। तो मैं जो भाव दे रहा हूं वो 21 गुना ज्यादा दे रहा हूं बुक वैल्यू से। तो दोनों चीज पता रहे कि हम ये नहीं कह सकते कि शेयर हमको सस्ता मिल रहा है। राइट, शेयर का एक प्राइस है जो सस्ता नहीं है। बुक वैल्यू भी 21 गुनी और अर्निंग से भी 100 गुना ज्यादा, तो महंगा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन छोटी इक्विटी का एक आईपीओ है जिसे ये बहुत ज्यादा गुना भरा गया और कम लोगों को मिलेगा क्योंकि बहुत ही कम फंड इनको रेज करना था। बोरोइंग भी कंपनी पे वैसे देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखो वैसे इनको खुद को कोई पैसे की जरूरत नहीं होती है। राइट, ये कंपनी को कोई लीज या कोई डेट लायबिलिटी नहीं है, ये खुद लॉन्च नहीं चला रहे, ये एग्रीगेटर है। तो कंपनी पे कुछ करीबन 1.3 करोड़ की डेप्ट बोरोइंग है। राइट, सो आई होप दिस ऑल थिंग्स आर क्लियर। तो इसमें डेप्ट टू इक्विटी तो वैसे भी इनका नीली होना है, बहुत कम होना है, ये सब प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। अगर आप कंपनी की बैलेंस शीट देखो तो हमने यहाँ पे कुछ चीजें हाईलाइट की है
जैसे बैलेंस शीट में से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमने यहाँ पे लिखे हैं। क्यों काम लगते हैं, दो चीज देखने में, एक लिक्विडिटी देखे तो करंट रेशियो 1.7x है, यानी करंट एसेट करंट लायबिलिटी से 70% ज्यादा है। गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ट्रेड रिसीवेबल अगर आप देखो तो 30% है, ये अच्छी बात नहीं दोस्तों। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इनके जो कस्टमर है, जैसे ये B2C नहीं है, B2B इनका बड़ा रहता है, बिजनेस इससे डील करती है, तो इनकी जो उघरानी है, ये उधारी इनकी रहती है। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर कट टू कट बिलिंग पे इनका काम चल रहा है। आप देखो 32% मतलब बहुत ज्यादा हुआ। 32% अगर इनका उधारी है तो ये एक शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी प्रॉब्लम कभी क्रिएट कर भी सकता है, राइट। सॉल्वेंसी अगर देखें तो देखो सॉल्वेंसी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगा क्योंकि एसेट लाइट मॉडल हुआ इनका। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 2% है, कुछ भी नहीं है, मतलब डेब्ट है ही नहीं। डेब्ट रेशियो भी अगर आप देखो टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी से कंपेयर करो तो इनकी लायबिलिटी एसेट से आती है, तो सॉल्वेंसी का कोई इशू नहीं है। लिक्विडिटी में थोड़ा प्रॉब्लम रह सकता है, राइट, इसको हमेशा ध्यान में रखने का। अब हम दोस्तों कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लेते हैं। यहाँ पे भी जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैंने हाईलाइट की हुई है, जैसे कंपनी की इनकम 283 करोड़ है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 283 करोड़ की इनकम में कंपनी की 90 करोड़ जितनी, तभी हमने ट्रेड रिसीवेबल देखा, राइट। तो ट्रेड रिसीवेबल अगर पूरा नहीं आता है तो वो भी आपके प्रॉफिट को आने वाले समय में बिगाड़ देता है, तो इसको ध्यान रख के आगे बढ़े। कॉस्ट इनकी जो है वो कॉस्ट ऑफ सर्विस ही मेन होती है, 264 करोड़ जितनी कॉस्ट। फाइनेंस मतलब लीज और डेप्ट इनमें आएगी नहीं, तो प्रॉफिट 16 करोड़ का करते हैं और प्रॉफिट इनका कंसिस्टेंट आ भी सकता है। ईपीएस 3 रुपीज 1 पैसा, मतलब 3 रुपए का ईपीएस। नेटवर्थ मैंने पहले बताया 82 करोड़ का है। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में प्रॉफिट मार्जिन इनके करीबन 6% के है। रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है 20% का। रिटर्न ऑन एसेट 10% का। वैल्यूएशंस मैंने बताया महंगे है क्योंकि अर्निंग या बुक वैल्यू दोनों के मुकाबले महंगा हम लोगों को दिया है। इस बेस पे हम 100 गुना पैसा दे रहे हैं या 21 गुना बुक वैल्यू का पैसा दे रहे हैं, ये डिसाइड होता है दो चीजों पे, क्वालिटी और क्वांटिटी एनालिसिस। तो पहला हम क्वालिटी पे बात करते हैं, तो क्वालिटी में पहला पॉइंट इन लोगों ने बताया है that they are dominant player in the airport launch aggregation industry in India with strong tailwinds। देखो एग्रीगेटर में डोमिनेंट प्लेयर होंगे क्योंकि एग्रीगेटर इतने नहीं है, पर लॉन्च में ये डोमिनेंट प्लेयर नहीं है, ये भी याद रखना, राइट। लॉन्च दूसरों की है। एंट्रेंच्ड रिलेशनशिप विद मार्केट क्लाइंट्स इंक्लूडिंग ग्लोबल कार्ड नेटवर्क प्रोवाइडर इन इंडिया एंड प्रोमिनेंट इंडियन एंड ग्लोबल बैंक्स एंड कॉर्पोरेट्स। ओके, चलो इसको भी हम मान सकते हैं। तीसरा, स्ट्रॉन्ग बिजनेस मोट ड्यू टू फ्लाईव्हील इफेक्ट लेड बाय क्लाइंट्स एंड ऑपरेटर नेटवर्क। एबिलिटी टू कैपिटलाइज ऑन ग्रोइंग। देखो ये पॉइंट कुछ है जो चार था इन्होंने लिखा है, जिसको हम कुछ हद तक क्वालिटी बोल सकते हैं कि एबिलिटी टू कैपिटलाइज ऑन ग्रोइंग कस्टमर बेस विद नो एसोसिएटेड कॉस्ट। देखो जनरली कोई भी बिजनेस में कस्टमर लाने में काफी खर्चा होता है। अब ये केस में अगर आप देखो तो इनको डायरेक्ट कस्टमर लाने का कोई खर्चा नहीं है क्योंकि लोग तो ट्रैवल करने के लिए आ रहे हैं एयरपोर्ट पे जो आ रहे हैं उन लोगों को लॉन्च की फैसिलिटी ये लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कस्टमर एक्विजिशन में इनका कोई खर्चा होने वाला नहीं और आने वाले समय में कस्टमर बेस तो बढ़ने वाला है एयरपोर्ट का, तो ये एक फायदा हो सकता है। पर हम ये इतनी इफेक्टिव क्वालिटी नहीं कहेंगे 100 गुना प्राइस के लिए, वो एक फैक्ट बात है, राइट। क्वांटिटेटिव एनालिसिस अगर हम इस कंपनी की देखें तो वो चलो उस पर थोड़ा हमें ध्यान देना चाहिए क्योंकि कोई भी क्वालिटी से क्वांटिटी बनती है, नंबर बनते हैं। नंबर क्या कहते हैं दोस्तों इनके, नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन्होंने दिए हुए इन मिलियन, यानी 3.5 लाख में बोले तो 35 लाख पैसेंजर्स इस साल 2022 के साल में इनको मिले। एवरेज रेवेन्यू पर पैसेंजर जो इनको मिला वो है 800 रुपया, तो 800 रुपीज इस पर पैसेंजर रेवेन्यू। इनका जो मार्जिन है वो 6% का रहा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24% का। अब देखो ऐसे कंपनियों में रिटर्न ऑन कैपिटल या रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी होगी क्योंकि इनके कोई कैपेक्स नहीं होते, तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी इनके 20% है, राइट। सो ओके, दिस ऑल थिंग्स आर एवरेज। अभी इतनी हाई या इतनी बढ़िया चीजें हमें यहां से नहीं मिली, पर हम और आगे देखते हैं दोस्तों क्या सही में क्वांटिटेटिव फैक्टर है। इंडस्ट्री आउटलुक इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि भाई ये इंडस्ट्री अगर ग्रो करती है तो इसका फायदा जरूर ये कंपनी को हो सकता है। तो चलो दोस्तों इंडस्ट्री आउटलुक हम लोग देखें ध्यान से, ये सब डेटा को देखिएगा, ये बड़े काम के। सबसे पहला दोस्तों, कोई भी इंडस्ट्री बढ़ेगी कि नहीं वो कंट्री के जीडीपी पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज की जीडीपी दी हुई है, रियल जीडीपी ग्रोथ 2019 से 2027 तक का आप देख सकते हो दोस्तों। आने वाले जो एस्टिमेटेड जो फिगर्स है उसमें मेजर इकोनॉमी में सबसे बढ़िया ग्रोथ आपके इंडिया का है। जैसे इंडिया का 6.2% इज एस्टिमेटेड ग्रोथ इवन इन 2027 वर्सेस यूएसए ओनली 1.7%। तो यूएस से करीबन 3 गुना ज्यादा इंडिया ग्रोथ करे ऐसा लगता है
बोथ यूएस और यूके दोनों से, और चाइना जो कि लीडिंग था अब तक, पर अब आने वाले टाइम में चाइना को भी इंडिया मात देगा और इंडिया का ग्रोथ चाइना से भी बढ़िया रहेगा। दूसरी जो छोटी इकोनॉमीज है पर इमर्जिंग इकोनॉमीज है, उसमें कंबोडिया, केन्या, निजर, वियतनाम, ज्यादातर ये कंट्रीज यंग कंट्रीज है, तो इनका भी ग्रोथ अच्छा होना है। पर हम ये नहीं कह सकते कि वो सब भी इंडिया से बहुत ज्यादा आगे बढ़ेंगे। इंडिया मेजर इकोनॉमी भी है और ग्रोइंग भी है। यू कैन कंपेयर विद बोथ मेजर इकोनॉमीज एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज, राइट। तो भारत में इंडस्ट्री का ग्रोथ तगड़ा होना है। अब इसका क्या टूरिज्म से कोई लेना देना है? चलो टूरिज्म का एक डेटा देखते हैं जो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने अभी दिया हुआ था। तो लेटेस्ट चेक व्हाट यूनाइटेड नेशन हैव सेड। नंबर वन थिंग, द पैंडेमिक इज वैनिंग एट अ ग्लोबल लेवल, धीमे धीमे कम होता जा रहा है, एंड इफेक्ट ऑफ इट आर स्लोली सबसाइडिंग, सो लाइफ आर रिटर्निंग टू नॉर्मलसी। ये बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए। सेकंड, देयर इज ह्यूज वॉल्यूम ऑफ पेंट अप डिमांड and economic activity are expected to recover sooner than earlier estimate. पहले जो एस्टिमेट हुए थे रिकवरी के, उससे बड़ा ही फास्ट रिकवरी आया है, राइट। जो हमने बहुत सी कंपनियों में देखा, जैसे आईआरसीटीसी हो, जैसे वंडरला हो, आप लोगों ने देखा कितनी फास्ट रिकवरी फुटफॉल में आई है। थर्ड, इंडियन एविएशन सेक्टर सो अ 37% मंथ ऑन मंथ रिकवरी इन डोमेस्टिक एयर ट्रैवल। दोस्तों 37% मंथ ऑन मंथ रिकवरी सही में अच्छी रिकवरी है। ये डोमेस्टिक एयर ट्रैवल में सितंबर 2 समय पे देखी गई है। फोर्थ, मोर बॉर्डर्स आर ओपनिंग अप टू इंटरनेशनल टूरिस्ट एंड ट्रैवलर अंडर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन। ये भी ज्यादातर आप जानते होंगे कि काफी जो पहले रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, अब ज्यादातर बॉर्डर ओपन हो रही है। So fifth, in 2020 reduction of 66% was observed in air travel। बिल्कुल सही बात है। 2020 के फाइनेंशियल नहीं कैलेंडर ईयर हमने देखा 66% से पूरी ट्रैवल इंडस्ट्री रिड्यूस होगी। इसकी इफेक्ट बहुत खराब आपकी सब अलग अलग कंपनियों पे पड़ी थी। However, this trend has reversed with estimated growth of 18% in 2021। 2021 में 18% का ग्रोथ आया and 51% in 2022 for global air travel over 2020। तो 2020 में जो 66% डाउन हो गया था, उससे 18 और 50% की रिकवरी आई। अब ये रिकवरी अभी भी लाइफ टाइम आई नहीं है, यानी 2019 से बड़ी नहीं है, पर इस साल 2022 के कैलेंडर ईयर में जरूर उम्मीद करेंगे कि तगड़ी रिकवरी आए, लाइफ टाइम हाई लगे आप, राइट। तो फर्दर ये हमें और डेटा से पता चलेगा। दोस्तों आप देख पा रहे हो ग्लोबल एयर पैसेंजर ट्रैफिक 1990 से 2025 तक का दिया हुआ है, एंड पैसेंजर आर इन बिलियन। यू कैन सी 1990 में करीबन 1 बिलियन पैसेंजर ग्लोबली एयर में ट्रैवल करते थे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो 1990 में 1 बिलियन यानी करीबन 100 करोड़ लोग दुनिया भर में एयर में मुसाफरी करते थे। एयर पैसेंजर ट्रैफिक किसे कहते हैं, राइट। ये 2019 के कोविड में जबरदस्त गिरा, क्योंकि 2019 तक 100 करोड़ के 440 यानी 440 करोड़ लोग मुसाफर करने लगे थे। करीबन 4 गुना ये फिगर बढ़ी थी, पर कोविड में ये काफी टूटा। 2021 में रिकवरी आई, 22 में रिकवरी आई, पर ये नॉर्मल रिकवरी थी। पर ग्लोबल एयर ट्रैफिक दोस्तों 2023 में एक्सपेक्टेड करते 2019 की फिगर के करीब तो पहुंच जाएगा। 2025 तक करीबन 500 करोड़ लोग एयर मुसाफरी में ट्रैवल करेंगे। तो इसके साथ ये भी देखना बनता है कि कौन सी कंट्री के लोगों की फ्लाइंग फ्रीक्वेंसी कितनी है। जनरली ये देखा गया है दोस्तों, ये डिपेंड करती है जीडीपी पर कैपिटा पे। जो कंट्री का जीडीपी पर कैपिटा ज्यादा है, यानी जो कंट्री की एवरेज लोगों की एवरेज इनकम ज्यादा, वो ज्यादा ट्रैवल करते हैं। जैसे सबसे ज्यादा अगर हम देखें वर्ल्ड में, तो सिंगापुर के लोग की फ्लाइंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, राइट। तो सबसे ज्यादा कौन ट्रैवल करते हैं फ्रीक्वेंटली? सिंगापुर। यूएई, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया की फ्रीक्वेंसी कितनी है आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट लोएस्ट है। तो हमारी जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से जीडीपी पर कैपिटा भी इंडिया की लो है, तो फ्लाइंग फ्रीक्वेंसी भी लो है। तो अगर ये लो है तो इसकी इफेक्ट तो एयरलाइन के बिजनेस पे आ सकती है। तो क्या भविष्य में भी ऐसा रहेगा? सो यू कैन चेक द डेटा ऑफ फ्यूचर। दोस्तों इकोनॉमिक ग्रोथ और एयरलाइन ट्रैफिक ग्रोथ का ये एशिया पैसिफिक और इंडिया का दिया हुआ है। जैसे एशिया पैसिफिक का ग्रोथ 2019 से 2040 तक दोस्तों 3.7% का उम्मीद कर सकते, जबकि इंडिया का ग्रोथ
2040 तक भी 4.9 यानी 5% का ग्रोथ उम्मीद कर सकते हैं दोस्तों। अगर ये ग्रोथ रहता है तो इसकी इफेक्ट सीधी एयरलाइन ट्रैफिक ग्रोथ पे पड़ती है। एशिया पैसिफिक का ग्रोथ 5% रहेगा, जबकि इंडिया का एयरलाइन ट्रैफिक ग्रोथ 6.9% से बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों कितनी उम्मीद रखेंगे एयरलाइन ट्रैफिक ग्रोथ की इंडिया में? 6.9%। ऑलराइट, अब इसी को दोस्तों अगर आप लोग एयर ट्रैवल प्रोपेंसिटी से देखो, यही इट्स सिमिलर टू योर फ्रीक्वेंसी, तो हम इंडिया की देख सकते हैं दोस्तों सबसे कम है। Top 4 countries with the highest propensity to travel via air are noted to be Australia with a propensity of 2.94, US 2.52, Canada 2.23, and Japan 0.90. The countries with low air travel propensity are among BRIC countries, right? क्योंकि ये वो कंट्रीज है जो अभी उभर रहे हैं, इंडोनेशिया, मैक्सिको। Amongst the least air travel propensity countries, India is lowest. वो least travel में भी इंडिया एकदम lowest है. However, it is also expected to be the third largest air travel market by 2030. अभी एकदम lowest है, लेकिन ये उम्मीद की जाती है कि 2030 तक भारत का एयर ट्रैवल मार्केट दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा मार्केट होने वाला है। तो ये जो दशक है वो इंडिया का है एयर ट्रैवल में भी, राइट? ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो यहाँ पे कुछ और डेटा दिए हुए। इंडिया डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक दिया हुआ है 2015 से 21 तक का, ये साल का 22 का। अब देख सकते हो दोस्तों 2015 में डोमेस्टिक एयर पैसेंजर करीबन 8 करोड़ हुआ करते थे 2015 में, डोमेस्टिक पैसेंजर इंटरनली, राइट? 8 करोड़। 2019 आते आते ये फिगर कन्वर्ट होगी 14 करोड़ में। तो अच्छा खासा ग्रोथ दोस्तों यहाँ पे मिला हमें। कोविड के वजह से कम हो गया है, पर ये 4 महीना देखो, ये जो डेटा दिया हुआ है 2022 का, ये जैन, फेब, मार्च और अप्रैल, 12 महीने नहीं है, 4 महीने। दोस्तों ये 4 महीने में ऑलरेडी पिछले साल का आधे से ज्यादा पैसेंजर ऑलरेडी आ चुके। तो ये साल हम वापस से 2019 के हाई के करीब पहुंचने वाले हैं। डोमेस्टिक एयर पैसेंजर 2019 में जो थे उसके करीब हो जाएंगे। सो नाउ देयर विल बी गुड ग्रोथ। पर ये हमारी पास्ट की बात थी। इंडिया डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक 2021 एंड जनवरी अप्रैल, हमने मंथ ऑन मंथ दिया हुआ है। पिछला डेटा कौन सा था? 15 से 22 तक का। अब मंथ ऑन मंथ अगर देखो तो ज्यादा क्लियर आइडिया आती है कि अभी क्या चल रहा है। दोस्तों जनरली पहले कितना रहता था? 7.7 मिलियन, मतलब करीबन हम कह सकते हैं 70 से 80 लाख पैसेंजर डोमेस्टिकली फ्लाई करते थे एवरी मंथ, राइट? महीने में 70-80 लाख पैसेंजर की एक रेंज हुआ करती थी। ये मई महीने में जबरदस्त डिप हुआ, लोएस्ट महीना था मई, पैंडेमिक के दरमियान। पिछले साल भी सेकंड वेव था, राइट? आपको पता ही है दोस्तों, ये समय भी कम हुआ। अभी मई 2022 अगर आप देखें दोस्तों, ये इंडिया डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक है मंथ ऑन मंथ। लास्ट डेटा हमने देखा वो ईयर वाला था 15 से 21। दोस्तों मंथ ऑन मंथ में ज्यादा आइडिया क्लियर होती है। जैसे ये 2021 का साल है, अगेन ये पेंडेमिक वाला ही साल, राइट? तो 2021 में आप देख सकते हो जब वेव 2 आई तब वापस से 2.0 यानी खाली 20-30 लाख लोग महीने में सफर किया करते थे। जबरदस्त रिकवरी आई, दिसंबर तक हम देखें तो वापस से करीबन 1 करोड़ लोग ट्रैवल करने लगे। अभी आप मई 22 देखो तो मई महीने में हमने पिछले 2 साल का वापस से लाइफ टाइम हाई नहीं, 2 महीने का हाई लगा दिया। तो इससे हमें पता चलता है कि अब नॉर्मलाइज की तरफ हम जा रहे हैं और ग्रोथ अभी बढ़िया हो। इसी को दोस्तों अगर हम लोग इंटरनेशनल डेटा में कंपेयर करें कि मेरे इंडिया में इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक अराइवल एंड डिपार्चर का डेटा कैसा था, तो 2015 से 21 का डेटा अगर आप कंपेयर करो तो 2015, 16, 17, 18, 19, करीबन 19 में 2.5 करोड़ लोग इंटरनेशनल पैसेंजर थे। कितने? 2.5 करोड़ साल के, राइट? डीप आया कोविड में, खाली 61-87 लाख जैसे पैसेंजरों ने ट्रैवल किया पूरे 2 साल। अब ये साल खाली 4 महीने बीते हैं, अब तक 31 लाख पैसेंजर ऑलरेडी 4 महीनों में ट्रैवल कर चुके हैं। तो ये साल भी हम इंटरनेशनल में भी बढ़िया रिकवरी एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन चलो यहाँ पे भी हम मंथ ऑन मंथ डेटा भी देख लेते हैं। तो ये दोस्तों मंथ ऑन मंथ डेटा इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक का, राइट? ये था आपका पुराना कोविड के ही समय का। ये सेकंड वेव में डीप आई, मंथली 0.22 मिलियन, राइट? खाली 2 लाख
2-3 लाख लोग सफर करते थे, बढ़िया रिकवरी आई। आप देख सकते हो दोस्तों, करीबन 14 लाख पैसेंजर ने मुसाफरी किया दिसंबर महीने में। जैन, फेब, मार्च और ये अप्रैल, अप्रैल का फिगर अगेन यहाँ पे भी 2 साल का हाई है। तो इतना तैयारी रखो, अप्रैल मई जून ये क्वार्टर के रिजल्ट भी आपके सारी एयरलाइन कंपनियों के ऑप्टिमिस्टिक 2 साल से एकदम तगड़े बढ़िया आए होंगे। और अभी हम रिकवरी यहाँ पे भी बहुत अच्छी उम्मीद करेंगे, राइट। अब बिजनेस ट्रैवल का मार्केट साइज और ग्रोथ कितना है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे अलग अलग सिटीज हमने दिए हुए हैं, और जैसे बड़े बड़े जो मेट्रोस है, दिल्ली आप देखो तो अभी तक 2016-17 में करीबन दोस्तों 85 लाख डोमेस्टिक पैसेंजर हुआ करते थे, मतलब 8.5 मिलियन, इंटरनेशनल आधा मिलियन, राइट। हाईएस्ट दोस्तों किधर है, दिल्ली में है, फिर नंबर लगता है मुंबई का, उसके बाद बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई आते हैं। तो ये सब जैसे दिल्ली में जितने हैं उतने ही बाकी के सब एयरपोर्ट पे है। तो अदर्स एक तरफ, दिल्ली मुंबई एक तरफ, मतलब दिल्ली और मुंबई इंडिविजुअली बाकी सब एयरपोर्ट जितना धंधा करते हैं, और पैसेंजर उनके वहां पे इतने सारे होते हैं। अभी अगर हम 2021-22 का भी डेटा देखें तो देखो, दिल्ली पहले 2016-17 या 18-19 तक कितना जबरदस्त ग्रो किया था। आप देख सकते हो 1 करोड़ डोमेस्टिक पैसेंजर खाली दिल्ली अकेले में थे, 80 लाख मुंबई में थे, फिर एकदम डिक्रीज हो गया ड्यू टू कोविड। अभी आप देखो 21-22 करीबन 57 लाख अगेन इन दिल्ली। तो ये स्ट्रॉन्ग रिकवरी यहाँ पे आपको पैसेंजर में दोस्तों देखने को मिल रही है, राइट। इन प्रॉपर एयरपोर्ट्स अमॉन्ग द लार्जेस्ट एवरेज कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर इन कंपेरिजन टू AC 2 टियर एंड एयर ट्रैवल। ये क्या है दोस्तों, जनरली लोग कंपेयर करते हैं कि भाई मैं यहां से जैसे दिल्ली से हैदराबाद जाऊं, अगर मैं जैसे 2018 का यहाँ पे कंपैरिजन दिया है, AC 2 टियर में जाता हूं तो कितना खर्चा होता है, 1.64, राइट, करीबन 1,500 के आसपास, जबकि एयर फेयर कितना था, 1.11। 2022 में अगर आप देखो तो अभी भी रेलवे के फेयर है 1.68, एयर फेयर 3.88 जैसे हो गए, राइट। सेम चीज अलग अलग शहरों की दोस्तों यहाँ पे दी हुई है। तो मेन ये फंडा क्या है बताने का, द कॉस्ट ऑफ रेल ट्रैवल is lower for general class and 3-tier AC with India, due to which the number of passenger traveling via rail is so much high. However, the government of India has been taking initiative like Udan in order to increase the propensity of air travel and to decrease the travel cost. Right? ये तो हमने 2 टायर का जैसे नाम दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल क्लास या 3 टियर देखे तो उसका तो और कम होता है, बराबर। सो उड़ान स्कीम के द्वारा जबरदस्त लाभ होगा दोस्तों। उड़ान में ये उम्मीद है कि कम दर पर ज्यादा हम ट्रैवल कर पाएंगे। अब दोस्तों अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि भाई पूरे इंडिया में लोग कहाँ ज्यादा सफर कर रहे हैं, तो 2016-17 में 85% ट्रैफिक टियर 1 से आता था, मेट्रो से, 15% टियर 2 और टियर 3 से। पर आप 21-22 देखो, टियर 2 और टियर 3 ग्रोथ करने लगे, उनका 15% का ग्रोथ 20 पहुंच चुका है, टियर 1 80%। So the tier 1 cities contributed to 85% of the total traffic 16-17 में, पर अभी वो रिड्यूस होकर 18% हो चुका है। The government initiative like Udan combined with airport infrastructure development in tier 2 and tier 3 cities are expected to increase the percentage of air traffic from the smaller airport also, right? So now अगर आपने ये डेटा देखा तो इसके साथ ये भी देखने को बनता है कि इंडियन एयर ट्रैवल कैसा है वर्सेस वर्ल्ड एयर ट्रैवल, राइट। यहाँ पे डेटा 2021 से 2040 तक का पूरा दिया हुआ है। अच्छा, प्री कोविड भी, कि प्री कोविड में तो दोनों जगह पे फॉल आया। अब ये डेटा वर्ल्ड के है, वर्ल्ड एयर ट्रैवल के मिलियन में, और ये जो डेटा है ये इंडिया के है। तो आप देख सकते हो कि वैसे देखा जाए तो अभी बहुत बड़ी गैप है, लेकिन आगे चलते इंडिया का ग्रोथ दुनिया से 3 गुना होना है, तो लोगों की इनकम इंडियंस की बढ़ेगी, तो इससे क्या होगा, ये जो गैप है दोस्तों ये फिल हो जाएगा। द इंडियन मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट ऑलमोस्ट 6x, कितना, 6 गुना, फ्रॉम अराउंड 17.5 करोड़ एयर ट्रैवलर इन 2019, 18 करोड़ ट्रैवलर 2019 के, टू अराउंड 100 करोड़ ट्रैवलर इन 2040, दोस्तों 100 करोड़ ट्रैवलर 2040 में, as compared to the expected global growth, दोस्तों जबकि दुनिया का ग्रोथ
सिर्फ 2 गुना होना है। तो टोटल कितना, 10 बिलियन पैसेंजर इन 2000, राइट। तो अगर पैसा लगाना है तो इंडियन एयरलाइन में पैसा ज्यादा लगाना पड़ता है, क्योंकि ये इधर ग्रोथ 6 गुना मिलेगा जबकि दुनिया में खाली 2 गुना मिलेगा। तो यहाँ पे हमने और एक डेटा दिया हुआ है जिससे आप आसानी से डेटा देख सको। जैसे forecasted growth of the domestic and international air travel industry between 2022 to 2040 कितना है दोस्तों कितने ग्रोथ की मैं उम्मीद रखूं 2021 से 2022, यानी इस साल 46% का ग्रोथ हुआ, पर अगेन डोमेस्टिक में, ये डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों में, क्योंकि लो बेस था। 21 से 24 में ये 40% से बढ़ेगा, 21 से 25 36%, 21 से 30 23%, और 21 से 40 14%। और यहाँ पे भी क्लियर समझो, ये 21 से लिया हुआ है, तो कगार कभी कभी आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे सकता है, क्योंकि 21 में ऑलरेडी लो बेस था, 21 में तो कोविड था। तो अगर 2022 से हम कंपेयर करेंगे तो हमको प्रॉपर ग्रोथ मिल सकता है, पर अभी नहीं कर सकते, अभी इस साल से अपने को डेटा मिलेगा। अंदाजा रखो दोस्तों 15% का इस दशक में अपने को मिनिमम ग्रोथ मिलना है एयर ट्रैफिक पैसेंजर में। तो कंपनियों का ग्रोथ 15% से ज्यादा, क्योंकि वो टिकट के भाव भी रेस करते रहते, दूसरे प्रकार से भी इनकम लेते, राइट। तो चलो दोस्तों देखें हम लोग इससे आगे इंडियन एविएशन कंपेरेटिव ग्रोथ फ्रॉम 18 टू 40, अलग अलग पैरामीटर, जैसे टोटल पैसेंजर 2018 2022, राइट। टोटल पैसेंजर इन मिलियन 2022 कितने, 12 करोड़ टोटल पैसेंजर हमारे है। 2030 आते आते ये 12 करोड़ पैसेंजर कन्वर्ट हो जाएंगे 56 करोड़ में, और 2040 तक तो ये 100 करोड़ की फिगर ये पार हो। अब देखो सीधी बात है, पैसेंजर बढ़ेंगे तो आपकी लॉन्जिस की कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा, पर सबसे बड़ा किसका बढ़ेगा टर्नओवर, एयरलाइन कंपनियों का। तो एयरलाइन इंडस्ट्री एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, ये हम मान सकते हैं। यूं ही थोड़ी ना राकेश झुनझुनवाला ने अक्स में पैसा डाला है, टाटा क्यों एयर इंडिया के पीछे, एयर इंडिया को वापस ले लिया, इमोशन है पर फिगर भी तो है। राकेश झुनझुनवाला चलो छोड़ो, हमने देख ली उनकी बात। वॉरेन बुफे साहब ने भी 3 अलग अलग एयरलाइन की उनकी कंट्री में पैसे डाले हुए थे। लोग कहते हैं एयरलाइन की कंपनियां लॉस करती है, लॉस करती है, कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी, पर ग्रोथ भी आपको यहाँ पे तगड़ा मिलना है, तो कुछ पैसा तो डालना बनता है। देखो एयरलाइन फ्लीट अभी इंडिया में कितनी है, 622, राइट। 2018 में अभी 700 के करीब है, ये 2030 तक दोस्तों 1570 हो जाएगी। आपने देखा होगा सिंधिया जी ने भी अभी ये कहा था कि हमारी जो फ्लीट है ये 2-3 गुना बढ़ जाएगी आने वाले टाइम में, तो वो भी यही नहीं कह रहे, राइट। इंडस्ट्री का जो टोटल रेवेन्यू US$ बिलियन में अगर देखे तो अभी $10 बिलियन का इंडस्ट्री का रेवेन्यू है, ये बढ़ के इसी डिकेड में दोस्तों डबल होने वाला है। तो अब जरा सोचो, अगर ये डबल होने वाला है तो कौन सी कंपनी इसका सबसे ज्यादा लाभ लेगी, वहां अपना निवेश होना चाहिए। 2040 तक आज से 3 गुनी बड़ी इंडस्ट्री बन जाएगी दोस्तों। एयरपोर्ट 2018 में 99 थे, 100 भी नहीं, अभी हमारे एयरपोर्ट 126 हो चुके हैं दोस्तों। हर साल 10-15 नए एयरपोर्ट बनते जा रहे हैं। 2030 तक 235 एयरपोर्ट टोटल हो जाएंगे। तो एयरपोर्ट भी अभी बहुत बन रहे हैं, अभी ये एयरलाइन इंडस्ट्री पेनिट्रेट करेगी अलग अलग शहरों। दोस्तों ऐसे कोई शहर नहीं है जहां पे 2 से ज्यादा एयरपोर्ट होंगे। अभी इंडिया में सारे शहरों में एक एक एयरपोर्ट है। 2025 में दोस्तों 8 सिटी ऐसे होंगे जहां पे 2 एयरपोर्ट होंगे, और इसी दशक हम भारत के 16 शहर ऐसे देखेंगे जहां पे 2-2 एयरपोर्ट। ऐसे कितने एयरपोर्ट है भारत जहां पे 1 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर हैंडल किए जाते हैं। तो अभी 2022 में दोस्तों 5 एयरपोर्ट है जहां पे 10 मिलियन यानी 1 करोड़ पैसेंजर्स हैंडल कर सकते हैं। दोस्तों इसी दशक में 29 एयरपोर्ट हमारे ऐसे हो जाएंगे जो 1 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर हैंडल कर सकते हैं। दोस्तों अगर पैसेंजर इतने सारे, अभी अगर हम देख रहे हैं यार एक सीट खाली, एयरपोर्ट पूरा पैक होता है, कभी कभी तो यार बैठने की जगह नहीं मिलती है, राइट। तो लॉन्जिस डिमांड में रहनी चाहिए। अभी 54 एयरपोर्ट लॉन्जिस है खाली दोस्तों, ये इसी दशक में 3 गुना बढ़ जाएगी, 150 से 160। तो लॉन्जिस बढ़नी है। Number of airport lounges are expected to grow to 204. These are inclusive of additional lounges in existing airport. तो ऐसा नहीं है कि नए नए एयरपोर्ट पे ही बनेगी, एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट पे भी इनकी संख्या बढ़ जाएगी। देखो अभी भी ऐसा होता है
कि आप कोई लॉन्जेस पे जाते हो एयरपोर्ट में और बोलते नहीं यार अभी तो पैक है, सब जगह ही नहीं है, ऐसा होता है। तो ये ना हो इसके लिए क्या होगा, जहां पे ऐसा हो रहा है, जैसे हमने देखा है कि दिल्ली में बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम लोग जैसे कोलकाता से दिल्ली आए और वहां पे रुक जाना पड़ा, हमको पता चला यार जो रात की फ्लाइट थी वो तो कैंसिल होगी अभी कल सुबह, तो अभी किधर जाएंगे, अभी वहां बाहर तो जाएंगे नहीं, तो एयरपोर्ट लॉन्जेस में ही हमको जगह मिल जाती है। पर कभी ऐसा भी हुआ कि एयरपोर्ट लॉन्च में गए, नो इट्स पैक, तो ये ऐसा प्रॉब्लम ना हो इसके लिए क्या होगा, सेम एयरपोर्ट में लॉन्जेस बढ़ेंगे। सो अराउंड 10 एयरपोर्ट्स टू बी ऑपरेशनल एवरी ईयर, तो मैंने बोल दिया देखो हर साल 10 नए ओपनिंग एयरपोर्ट के आप देखने वाले हो, तैयार हो जाओ, आपके शहर में भी एयरपोर्ट आने वाला है। अब दोस्तों एयरपोर्ट इंडिया के जीडीपी में कितना योगदान दे सकता है, या ये इंडस्ट्री कैसी हो सकती है। देखो एयरपोर्ट इंफ्रा, एयर ट्रैवल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एयरपोर्ट सर्विसेज का जो पूरा सेक्टर है, इसमें एयरपोर्ट और इकोनॉमिक इंजिन ऐसा कहते हैं। वाई? क्योंकि हर 100 रुपया जो एविएशन में इन्वेस्ट करते हैं उसमें से इकोनॉमिक आउटपुट 325 रुपए का, यानी 3 गुना मिल सकता है। सिमिलरली हर 100 जॉब जो एविएशन में क्रिएट करते हैं उसके साथ 610 जॉब, 6 गुनी जॉब इनडायरेक्टली दूसरी जगह पे नई अपॉर्चुनिटीज ओपन होती है। तो ये जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए भी बढ़िया है, इकोनॉमिक आउटपुट के लिए भी बढ़िया है। अभी हाल में एविएशन सेक्टर खाली 3.5% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है, वो भी कब, खाली 10% भारत की पॉपुलेशन, तो जो 130 करोड़ में से सिर्फ 10% पॉपुलेशन एयर ट्रैवल ऑप्ट करती है, तो भी ये हेडरूम कितना बड़ा हो जाएगा, फर्दर जीडीपी में आने वाले टाइम में बहुत कंट्रीब्यूट करेगा। ये मैं ये भी कह सकता हूं दोस्तों, आने वाले 2-3 सालों में हम देखेंगे इंडिगो हो सकता है निफ्टी 50 में आ जाए। अभी निफ्टी 50 में कोई एयरलाइन की कंपनी नहीं है, पर इंडिगो आ सकती है क्योंकि वो लार्जेस्ट है। गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है दोस्तों, की इनिशिएटिव इन 5 ईयर प्लान, अभी जो 5 ईयर प्लान देखे, एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 35,000 करोड़ is to be made in the next 4 years by the Indian government to support aviation sector. The Indian government has planned on investing roughly USD 1.8 billion by 2026 for the development of airport infrastructure. The government also plan on upgrading the airport navigation system. A major asset monetization exercise has also been undertaken by the Indian government, that is the privatization of 13 airport. दोस्तों ये क्यों करते हैं प्राइवेटाइजेशन एयरपोर्ट के, सर्विस ओरिएंटेड। दोस्तों जितने एयरपोर्ट्स प्राइवेट होते हैं वहां पे ये देखा गया है कि लोग स्पेंड भी ज्यादा करते हैं, अब करने पड़ते हैं ऐसा नहीं है, पर जितनी ज्यादा अच्छी सर्विस मिलेगी लोग और ज्यादा स्पेंड करेंगे, राइट। मैं इसका डेटा भी अभी आपको बताता हूँ। द गवर्नमेंट हैज बीन एमिंग for private investment of around 3,600 crore in airport by 2024. See, जैसे इंडियन एयरपोर्ट सर्विस कंपेयर टू ग्लोबल स्टैंडर्ड, आप देख सकते हो दोस्तों, अगर ग्लोबल स्टैंडर्ड से हम हमारे एयरपोर्ट की सर्विस देखें तो ये हाई है, ये लो। हमारे जो एयरपोर्ट है मुंबई, हैदराबाद, मुंबई का बहुत बढ़िया एयरपोर्ट है, दिल्ली T3 खतरनाक है एकदम जोरदार, लेकिन फिर भी अगर हम मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, बेंगलोर हम एयरपोर्ट को वर्ल्ड के एयरपोर्ट से कंपेयर करते हैं तो ये लोवेस्ट सर्विसेज में आ रहा है। कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा है, लोवेस्ट। दोस्तों हाईएस्ट नहीं है यहाँ एयरपोर्ट, हाई किसका है, टोक्यो का, दोहा का, पेरिस, सिंगापुर के एयरपोर्ट, राइट। तो हमें यहां से यहां सफर करना है, वो कैसे कर पाएंगे, जितनी ज्यादा कस्टमर एक्सपीरियंस हाई होंगे उतना ज्यादा लोग स्पेंड भी तो करेंगे एयरपोर्ट। अर्निंग पर पैसेंजर 17 से 20। देखो अर्निंग पर पैसेंजर क्या होता है, जैसे पर पैसेंजर ओवरऑल इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी, राइट, ईपीपी या बोथ पीपीपी एंड एआई, ये दोनों का यहाँ पे लिखा गया है कि भी कस्टमर तो देखो ट्रैवल इंडिगो पे तो मान लो कि मैंने टिकट खरीद ली तो स्पेंड कर दिया है, अब मैं 5,000 खर्चा है, मैं यहाँ से कलकत्ता जाने वाला हूँ, लेकिन एयरपोर्ट पे जाऊंगा, वहां पे 2-3 घंटे बिताने हैं, तो वहां पे रेस्टोरेंट में कुछ खाऊंगा, कुछ चीजों को मैं खरीदूंगा, तो ये सब स्पेंडिंग होता है। तो लोग कितना स्पेंड कर रहे हैं दोस्तों, 2016-17 में अगर हम देखें तो 169 रुपीज पर पैसेंजर स्पेंड करते, दोस्तों यही फिगर बढ़ के 325 रुपीज आ चुकी है। मतलब पर पैसेंजर स्पेंडिंग बढ़ रहा है, ऐसा क्यों, कस्टमर को अगर एयरपोर्ट पे और सर्विसेज मिलेगी तो वो स्पेंड करेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट खास बात, जो लोग विरोध कर रहे हैं ना कि भी प्राइवेट को क्यों दे रहे हो, देखो द शेयर ऑफ नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यूज फॉर प्राइवेट एयरपोर्ट like Delhi, Mumbai and Bangalore,
varied between 50 to 70% of their overall revenues. However, the non-aeronautical revenues from AAI managed airport were around 10% to 15% only. This is an indicator of how passengers are willing to spend more if provided with better services and will benefit the lounge market among other retail spend by passenger, right? तो बिल्कुल सही बात। तो ये जो उदाहरण दिया हुआ है, जैसे नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू, अगर आप प्राइवेट एयरपोर्ट दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे के देखो, तो टोटल रेवेन्यू का 50 से 70% नॉन एरोनॉटिकल सर आ रहा है। मैंने टिकट खरीदी 10,000 रुपए की, अब सोचो 10,000 टिकट पे मैंने खर्चा किया है, लेकिन उसके साथ जो एयरपोर्ट पे मैं घूम रहा हूँ, अलग अलग सर्विस मैंने दूसरे 5-7 हजार की यूज कर ली, कोई चीज खरीदी, राइट? देखो ऐसा होता है, जैसे जनरली हम घूम के घर आ रहे हैं तो घर पे कोई गिफ्ट ले जाते हैं, तो वहां से कुछ लेते हैं। जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल हैदराबाद गए, वहां की कोई लोकल चीज हमको पसंद है, कोई मंगवाता है हमसे, हमको भी वहां से खरीदते हैं, चाय नाश्ता करते, तो ये सब चीज पेंडिंग है। पर अगर आप एआई मैनेज एयरपोर्ट देखो तो लोग खाली 10-15% खर्चते हैं। तो फिर ऐसे केस में क्या होगा कि ज्यादा कंपनियां एयरपोर्ट में अपना मतलब रेंट पे आएगी भी नहीं। प्रॉफिटेबल कब होगा हमारे लिए एयरपोर्ट भी? जब ज्यादा से ज्यादा कंपनी ऑप्ट करे। कंपनी कब आएगी? जब कस्टमर स्पेंड करे। अब घटिया सर्विस मिलेगी, कहां कोई स्पेंड करने वाला है? देखो अर्निंग्स पर पैसेंजर का फोरकास्ट क्या कहता है, आप देखते हो आजकल कहीं भी एयरपोर्ट पे जाओ, जैसे अभी नए नए एयरपोर्ट बने हुए हैं, कितने बढ़िया बनाए हैं वहां पे, और कितने सारे स्टोर्स है अंदर। क्यों? क्योंकि ये लोग जान चुके हैं कि अर्निंग पर पैसेंजर बढ़ने वाला है। जैसे अभी अगर हम देखें तो लोग 361 रुपीज खाली खर्च रहे हैं दोस्तों। इसी दशक में पर पैसेंजर 900 रुपए खर्चने वाले हैं। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, इसी दशक अगर 10 करोड़ लोग एयरपोर्ट में जाएंगे, मल्टीप्लाई 900 करो, कितना रेवेन्यू पर पैसेंजर एडिशनल होगा फ्लाइट के अलावा, राइट? तो यस, ह्यूज अर्निंग पर पैसेंजर ग्रोथ इज ऑल्सो वी आर गोइंग टू सी 3 गुना, राइट? नाउ बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स ग्लोबली, नंबर ऑफ लॉन्जेस। अब लॉन्जेस का आज अपन डिस्कस कर रहे हैं, तो चलो लॉन्जेस भी देख लेते हैं, राइट? सो हेथ्रो इंटरनेशनल यूके इज सीन टू हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लॉन्जेस अक्रॉस द ग्लोबल मार्केट विद अ वैल्यू ऑफ 29। कितने लॉन्जेस है वहां पे? 29, सबसे ज्यादा। द ग्लोबल मार्केट विद अ वैल्यू ऑफ 29 जस्ट फॉलोड बाय दुबई इंटरनेशनल। दुबई में कितने? 24। Beijing 26 airport launches. In China is seen to have the largest number of airport launches, followed by Guangzhou International 19 launches. On an average top 25 international airport, ये टॉप 25 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पूरा डेटा है, रफली 7 की एवरेज है। यानी कोई भी एयरपोर्ट आप जाओ, अंदाजे से 7 एयरपोर्ट लॉन्चेस तो अवेलेबल है। जितना बिजी एयरपोर्ट, जितना स्टे वाला एयरपोर्ट, उतने लॉन्चेस वहां पे ज्यादा होंगे। ये डेटा हमने अभी देख लिया। अब नंबर ऑफ लॉन्चेस इन इंडियन एयरपोर्ट, इंडिया के एयरपोर्ट के देखे अपन लोग डेटा। सो सी, दिस इज इंडियन एयरपोर्ट डेटा। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 7 एयरपोर्ट लॉन्च, हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ लॉन्चेस, फॉलोड बाय छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल इन मुंबई। मुंबई में 5, दिल्ली में 7। तो भी मैंने बताया हम गए और फुल, तो मतलब 7 लॉन्चेस भी कम पड़ते हैं, या और बढ़ेंगे, राइट? तो 7, 5, फिर कहां पे? ये चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज आल्सो 5 लॉन्चेस एंड होल्ड द थर्ड प्लेस इन टर्म्स ऑफ मोस्ट नंबर ऑफ लॉन्चेस अमंग इंडियन एयरपोर्ट। ऑन एन एवरेज अगर हम टॉप 25 एयरपोर्ट देखें तो भारत की एवरेज कितनी है? 2 लॉन्चेस है अंदाजे, राइट? टॉप 25। अब इसमें देखो मेरे शहर का तो नाम ही नहीं है, बड़ौदा का तो इसके अंदर, राइट? तो अभी तो कितना और डेवलप होना है। ये आप ज्यादातर जितने भी एयरपोर्ट है वहां पे लॉन्चेस तो देखोगे, पर ये मात्रा बढ़ जाएगी, 2 से 3 तो हर जगह होगी, राइट? अब अगर ये बढ़ेंगे तो मार्केट भी बढ़ेगा इनका। अब अभी जो ये जो मार्केट है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इंडिया में बेंचमार्क तो ग्लोबल मार्केट लॉन्चेस का, इंडिया में एक इंट्रोडक्शनरी है, अभी एक शुरुआत है। अगर हम यूएसए, यूके, फ्रांस, ब्राजील, यूएई, मॉरिशस देखें, वहां पे ग्रोथ फेज में है, वहां की कंपनियां जबरदस्त बढ़ रही है लॉन्चेस की, राइट? अब एग्रीगेटर की बात नहीं चल रही, लॉन्चेस बढ़ेंगे, एग्रीगेटर बढ़ेंगे, राइट? तो अभी तो इंडिया में बहुत लंबा समय पार करना है, कहाँ ग्रोथ आएगा, मेच्योर होगा, मेच्योर होते होते तो और कितना कंपनी आ जाएगी, और डिक्लाइन फेज का तो दिल्ली बहुत दूर है अभी, राइट? तो अभी बहुत ह्यूज पोटेंशियल है लॉन्चेस मार्केट में इंडिया में, नॉट ओवरऑल इन लॉन्चेस मार्केट बट इन ओवरऑल एयरलाइन इंडस्ट्री, राइट? सो नाउ अब कौन सा डेटा देखने को मिलता है? इंडिया
की एयरपोर्ट लॉन्च ऑपरेटर इन इंडिया। अब यार हमने देखा लॉन्चेस बढ़ेगी, पर कौन है बड़े ऑपरेटर? तो सबसे बड़ा ऑपरेटर कौन है? ट्रैवल फूड सर्विस 12 लॉन्चेस, प्रीमियम पोर्ट लॉन्च 10, सप्तगिरी रेस्टोरेंट्स की 8। इसी प्रकार से दोस्तों अलग 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 लॉन्चेस है। द एयरपोर्ट लॉन्च मार्केट इन इंडिया हैज न्यूमरस प्लेयर एज यू कैन सी। As of financial year 22, the number of airport launches in India were 54, and travel food service operates 12 launches. ये travel food service का खास क्यों बात बताई हुई है? ये लीडर भी है और इसके और ये आपका ड्रीम फोक्स का टाई अप भी है, राइट? तो नाउ the share of launch provider in India shows that travel food service has the highest market share of 22%, followed by premium port launches 19% of the domestic market share। सबसे बड़ा कौन है? या ट्रैवल फूड सर्विसेज, राइट? इसका आईपीओ नहीं है ना? तो लॉन्च एक्सेस एग्रीगेटर मार्केट इन इंडिया, ये लॉन्च एक्सेस देने वाले जो एग्रीगेटर ये 3 ड्रीम फॉक, प्रायोरिटी पास और ड्रैगन पास। सो हु इज ड्रीम फॉक? द मेन बिजनेस मॉडल ऑफ ड्रीम फॉक्स is to act as a service provider between the launch operator on one side and banks, card network, airlines and corporates on the other end। ये लोग बीच में है, ये लॉन्च ऑपरेटर से संपर्क करते हैं कि हम तुमको कस्टमर देंगे, तुमको हमको पैसा देना पड़ेगा, और उसी प्रकार से कॉर्पोरेट्स को कांटेक्ट करते हैं कि भी तुम्हारे कार्ड में एक एडिशनल बेनिफिट डाल दो कि मेरा क्रेडिट कार्ड होगा तो तुमको फ्री में एक्सेस मिलेगा, मेरा डेबिट कार्ड होगा तो ये होगा, राइट? तो बीच में इनको दोनों प्रकार से पैसे मिलते हैं, राइट? प्रायोरिटी पास कौन है? प्रायोरिटी पास इज अ यूके बेस्ड कंपनी that was founded in 1992। The program is owned by Collinson Group। The program includes access to lounges for passengers across both the economy class and premium। ड्रैगन पास कौन है? जो तीसरा खिलाड़ी है। ड्रैगन पास कंपनी was founded in 2005 in China, Tushman country। Since the company was originally an airport launch provider, it has developed service and solutions across the entire airport experience। 2017 में ड्रीम फॉक का टर्नओवर 100 करोड़ था, जबकि जो टॉप पे था वो था आपका प्रायोरिटी पास 2,500, राइट? लेकिन कोविड के बाद यहाँ पे उनका टर्नओवर अभी इस साल का तो है नहीं, पिछले साल का 1,000 करोड़ का था। ड्रीम फॉक्स का इस साल का टर्नओवर 282 करोड़ का है। तो बड़ा खिलाड़ी कौन है ये भी याद रखना है, प्रायोरिटी पास जो यूके बेस्ड कंपनी है। ड्रीम फॉक्स हमारी इंडिया की है जो 282 करोड़ का इस साल टर्नओवर किया है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट डेटा, मार्केट शेयर कवर्ड बाय कस्टमर बेस, प्रेजेंस अक्रॉस लॉन्चेस इन इंडिया। जैसे कौन से बेस से लॉन्चेस में कस्टमर आते हैं, तो सबसे ज्यादा जैसे 82% कस्टमर लॉन्चेस को मिलते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के द्वारा, 82%, और उसमें सबसे बड़ा मार्केट शेयर आपके ड्रीम फॉक का है, राइट? 95 to 97% इनका शेयर है। देखो क्रेडिट डेबिट कार्ड यानी जैसे अभी हमारा प्रॉफिट फ्रॉम इट का जो डेबिट कार्ड है, राइट, उसमें वो अवेलेबल है कि आप कोई भी एयरपोर्ट पे जाओगे तो लॉन्चेस में आपको 1 रुपए पे आपको एंट्री मिल जाएगी, तो ये अच्छी बात होती है, राइट? तो इससे क्या होता है, कभी अपने को जैसे 2-3 घंटे का वेटिंग पीरियड आ गया, कभी कभी तो ओवरनाइट भी रहना पड़ता है कोई एयरपोर्ट पे, तो ये होता है तो हमें एंट्री मिलती है। तो कितने 82% लॉन्चेस में तो एंट्री क्रेडिट और डेबिट कार्ड वाले ही होते हैं, राइट? तो सबसे ज्यादा मार्केट तो इन्हीं लोगों का है। अब एयरलाइन से इनको 3% मिलता है। जैसे एयरलाइन भी होती है कि आपने प्रीमियम टिकट ली हुई है तो आपको वो लॉन्चेस का भी सर्विस देंगे कि आपने हमारी प्रीमियम टिकट ली हुई है, आपको ये फ्री में मिलेगा, राइट? तो ये भी सब चीजें अच्छी है, राइट? पर वो 3%, वॉक इन कितने आते हैं? खाली 6% लोग ऐसे जो कहीं देखा वो वॉक, ओके यहाँ पे एयरलाइन लॉन्च है, चलो मैं भी पैसा भर के जाता हूँ, पैसा भर के जैसे वॉक इन जाने वाले खाली 6% लोग, ज्यादातर लोग क्रेडिट और डेबिट कार्ड के द्वारा जाते हैं, राइट? Now, launches except market size in India, number of passengers in millions 2018 से 30, कितने पैसेंजर लॉन्च का एक्सेस करते हैं? जैसे अभी आप देखो 2020 तक का ये फिगर था, कितने थे दोस्तों? पूरे 1 करोड़ भी नहीं। पर ये फिगर अभी अगर 1 करोड़ भी नहीं है, ये बढ़ के करीबन 8 करोड़ तक पहुंचने वाली है 2030 तक, यानी इसी दशक में 8 गुना ज्यादा लोग लॉन्च को एक्सेस करेंगे। तो लॉन्च का तो डिमांड जबरदस्त बढ़ने वाला है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, राइट? अब इंडियन एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मार्केट साइज इन रूपी वैल्यू, देखो रूपी वैल्यू में भी अगर आप देखो, पहले हमने पैसेंजर बताए थे, तो 2020 में कितना मार्केट था दोस्तों इनका? अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो 2020 में भी मार्केट करीबन 1000 करोड़ का तो था, 1000 करोड़ का लॉन्च मार्केट इन डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल इंडिया।
अब ये बढ़ के 2030 तक करीबन 6-7 हजार करोड़ का हो जाएगा, तो 6-7 गुना ये मार्केट तो बढ़ने ही वाला है। तो ऑब्वियस है अगर ड्रीमफॉल किस पे काम करती है, तो ड्रीमफॉल को टोटल लॉन्च का मार्केट नहीं मिलेगा, वो एक एग्रीगेटर है, पर उसको एक बड़ा शेयर तो उसके पास आएगा। आज वो 200-250 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है, 1000 करोड़ तो पहुंचना है इसको, तो टर्नओवर बढ़ना है, इनके कोई ऐसे होते नहीं है बहुत बड़े खर्चे, तो प्रॉफिट भी करेगी। तो दोस्तों यहाँ पे ड्रीम फॉल का एंट्री किधर होता है, जैसे ड्रीम फॉग का एडवांटेज वो कैसे काम करते हैं, कार्ड नेटवर्क प्रोवाइडर होते हैं, जैसे डिनर्स क्लब हुआ, मास्टर कार्ड, वीजा, रुपे, और कार्ड इशूअर होते हैं। अब जैसे कार्ड इशूअर कार्ड नेटवर्क प्रोवाइडर नहीं है, कार्ड इशूअर वो बैंक होती है जिसने आपको कार्ड दिया, या तो वीजा का या मास्टर कार्ड, राइट, आपके बैंक में होता है ना लिखा हुआ वीजा मास्टर कार्ड, तो आपके एचडीएफसी बैंक ने वीजा कार्ड आपको दिया हुआ है, तो वो हुए सब कार्ड इशूअर। तो या तो कार्ड नेटवर्क प्रोवाइडर हुए, या कार्ड इशूअर हुए, या कॉर्पोरेट क्लाइंट हुए। कॉर्पोरेट क्लाइंट जैसे फॉर एग्जांपल मैंने भी बताया, इंडिगो का टिकट लिया, मेगा वाला प्रीमियम लिया, उन्होंने बोला जाओ आप यूज कर सकते हो। जैसे क्लब महिंद्रा के आप कस्टमर हो, वोडाफोन आइडिया का प्रीमियम वाला कार्ड है, तो भी आपको ये एक्सेस मिलता है। तो ये सब क्लाइंट्स जो होते हैं उनका, ये सब क्लाइंट है, इंडिगो, वोडाफोन, दिस बैंक, दिस कार्ड नेटवर्क प्रोवाइडर, ये क्लाइंट टाई अप करते हैं ड्रीम फॉग के साथ। ड्रीम फॉग या तो इनको अपना कार्ड देती है, या अपने ऐप के द्वारा या वाउचर्स के द्वारा उनको ये सब मल्टीपल सर्विसेज देती है, जिससे कस्टमर का ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस बढ़िया रहे। जैसे आपकी 2-3 घंटे की जर्नी है या ओवरनाइट रुकना है, तो लॉन्ज एक्सेस, मीट एंड एक्सेस, आप शांति से बैठ के कुछ बिजनेस डिस्कस करना चाहते हो, मीट एंड एक्सेस, स्पा एंड वेलनेस की भी सर्विस आपको चाहिए, आप ले सकते हो। फूड एंड बेवरेजेस भी अंदर होता है, एयरपोर्ट ट्रांसफर, डोर स्टेप बैगेज, जैसे डोर स्टेप बैगेज यानी बैग ले जानी है या बैग पहुंचानी है, ये भी कुछ एयरपोर्ट में इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है दूसरों से और टाई अप करके। स्लीपिंग पॉट्स, ट्रांजिट होटल वगैरह वगैरह, राइट। तो इस प्रकार से आपका ड्रीम फॉग पूरा काम करता है। तो इनको कितना टर्नओवर किधर से आता है, तो जैसे 2022 का लेटेस्ट हम देखें तो करीबन 173 करोड़ का टर्नओवर इनको कार्ड नेटवर्क के द्वारा आया हुआ है, और 100 करोड़ का टर्नओवर कार्ड इशूअर से आया हुआ है। कॉर्पोरेट क्लाइंट से बहुत ही कम इनको धंधा मिलता है। तो सबसे बड़ा टर्नओवर देने वाले कौन, कार्ड नेटवर्क। कार्ड नेटवर्क कौन, ये लोग। तो बड़ा टर्नओवर किससे आ रहा है, मास्टर कार्ड, वीजा, रुपे, डिनर क्लब जैसे कार्ड नेटवर्क प्रोवाइडर्स के द्वारा, राइट। सो दिस वाज द सेगमेंटल टर्नओवर। अब ये जो कंपनी है इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। 2013 में दे लॉन्च, there was the launch of flagship, that is launch access program with one of world's largest card network. 2016 में tied up directly with prominent Indian card issuer for launch program. 2022 में they forayed into the railway sector also to provide launch access at 8 railway stations in India. तो रेल मुसाफिर में भी अभी ये चालू हो गया है, राइट। तो ये आपकी ड्रीम फॉग की जर्नी है। लेकिन देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे ड्रीम फॉग के साथ आपको दूसरी कुछ कंपनियां भी बताई है जो एयरलाइन में है। जैसे सबसे बड़ा टर्नओवर, देखो मैंने इतनी राम कहानी, पूरी लंबी कहानी सुनाई आपको। एयरपोर्ट बढ़ना है, पैसेंजर आने हैं, लोग स्पेंड करेंगे, तो सबसे ज्यादा फायदा तो आपकी एयरलाइन को ही होना है ना। तो बड़ा एयरलाइन कौन है, सबसे बड़ा खिलाड़ी नंबर 1 है इंडिगो यहाँ पे, राइट। तो इंडिगो प्रॉफिटेबल कंपनी है, पिछले 3 साल से लॉस है, कोविड आया तो, नहीं तो उससे पहले ज्यादातर एयरलाइन लॉस में थी, तब भी इंडिगो प्रॉफिट में थी। तो टॉप प्रायोरिटी अपनी इंडिगो होनी चाहिए, राइट। तो इंडिगो को ये रेंज में 1700 से 1400 की रेंज में डेफिनेटली एक्यूमुलेट करना चाहिए। मैं तो इनफैक्ट अभी इसी साल का टारगेट 2300 का रखूंगा, राइट। पर ये कोई छोटा मोटा टारगेट है, इसको लेके नहीं चल रहा है। ओवरऑल मल्टी ईयर रैली हम लोग यहाँ पे देखेंगे, मल्टी ईयर रैली, राइट। सो इंडिगो डेफिनेटली इज बेस्ट अमंग इन्वेस्टमेंट। दूसरा मैंने स्पाइस जेट इसलिए दिया है क्योंकि हो सकता है आप में से किसी के पास हो। देखो स्पाइस जेट का आईपीओ बहुत पहले आया था, किंगफिशर थी, बंद हो गई। जेट एयरवेज थी, बंद हो गई। जेट एयरवेज, स्पाइस जेट, ये सब पुराने खिलाड़ी है, पर फिर भी स्पाइस जेट ने ज्यादातर समय लॉसेस में किया है, जबकि इंडिगो का जब स्पाइस जेट लॉस करती थी तब भी ये लोग प्रॉफिट करते हैं, राइट। तो पहली प्रायोरिटी स्पाइस जेट नहीं होगी, टॉप प्रायोरिटी इंडिगो ही होनी चाहिए। पर अगर आपके पास स्पाइस जेट है तो यस, ये रेंज में उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। डेफिनेटली हम 3 एक साल में 150 रुपए का भाव देखेंगे। हम कभी स्पाइस जेट लेने वाले नहीं है, लेट मी डिस्क्लोज इट। हम क्या लेंगे, जो लीडर है दैट इज इंडिगो। अब इसका क्या करें, ड्रीम फॉग। देखो ड्रीम फॉग एक छोटी सी कंपनी है, 282 करोड़ के टर्नओवर वाली, जो 1000 करोड़ पहुंचेगी, अच्छी होगी, प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट भी करेंगे। लेकिन उनका जो मार्केट है वो एक लिमिटेड मार्केट है, एग्रीगेटर।
टॉप प्रायोरिटी पोर्टफोलियो में नहीं बनती है। देखो आप में से जो लोग ट्रेडिंग करना चाहते हो, लोगे, प्रॉफिट मिलेगा, अच्छा भाव आएगा, 4-5 साल में भी अच्छी रैली करेगा, वो सब बात, पर एक इंडस्ट्री का एक बड़ा खिलाड़ी वो नहीं। तो थोड़ा रिस्क रहता है। अभी हमको इनके मैनेजमेंट के बारे में नहीं पता है, राइट, कि मैनेजमेंट ने और कौन से बिजनेसेस किए, वो सब में टाइम लगेगा। और मेरी कभी प्रायोरिटी ये नहीं बनती। आपके पास है, आप रहने दे सकते हो, धंधा भी बढ़ेगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा, भाव भी बढ़ेगा। पर अगर इंडिगो है तो बिल्कुल शांति की नींद होगी, आने वाले समय में भी अच्छा पैसा कमाएंगे। बहुत ज्यादा हम वेटेज नहीं दे सकते, क्योंकि डेब्ट, लीज लायबिलिटी, ये सब इनके में ज्यादा होती है एयरलाइन की कंपनियों में। जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो भी लीज पे लाए होते हैं, डॉलर में पे कर रहे हैं। अब रुपया डेप्रिशिएट होता है तो भी इनको प्रॉब्लम होता है, क्रूड के दाम बढ़ जाते हैं वो भी इनको प्रॉब्लम। तो देखो वॉलेटिलिटी, इंडिगो हो, स्पोर्ट्सजेट हो, आपको वॉलेटिलिटी तो देखनी है। तो आधा टका 1% का वेटेज हम पोर्टफोलियो में इसको दे सकते हैं, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंडस्ट्री एंड सम ऑफ द कंपनीज। इफ यू वांट टू यूज अवर सर्विसेज, आप सीखना चाहते हो स्टॉक मार्केट, टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, 2 महीने बाद कोई बैच स्टार्ट होगी, आप ज्वाइन कर सकते हो। सीखना चाहते हो फ्री में, तो वेबसाइट है, हमारी ऐप है, जहां पे हम लोग रेगुलरली डेटा अपडेट करते हैं, यूट्यूब चैनल, फ्री में भी सीख सकते हैं, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रॉफिट फ्रॉम ए। मैं जाते जाते डिस्क्लोजर बता दूं दोस्तों, हमारा कोई पर्पस नहीं था आपको टिप देने का, प्रॉफिट फ्रॉम इट टिप देने की कंपनी भी नहीं है हम। हमारा काम है सिखाने का, इसलिए हम 5-10 मिनट के वीडियो बना के इंफॉर्मेशन नहीं देते। मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया है कि ये होगा, इसीलिए आप किधर ध्यान, राइट। तो इसको टिप प्रोवाइडिंग वीडियो मत समझिएगा। पूरा इतना लंबा समय तक साथ रहने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू एवरीवन। धन्यवाद।